हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनालिका गौतम और आप देख रहे हैं गोल्ड नर्सिंग क्लासेस। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। सो होपफुली यू ऑल विल एंजॉय। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। Respiration is the process of exchange of oxygen and carbon dioxide through the inspiration of air from atmosphere and expiration of air from the lungs. Respiration को हम और क्या कहते हैं? ब्रीदिंग भी बोलते हैं। सो ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से, मीन्स हम अपने वातावरण से ऑक्सीजन को इनहेल करना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन होते हैं, तो इस ऑर्गन को समझने के लिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और आगे हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इमेज दिया हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज नोज, सेकेंड वन इज फेरिंग्स और थर्ड वन इज लैरिंग्स। कौन कौन से? नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपकी नोज, ये है आपका पोस्टीरियरली आप देखेंगे तो फेरिंग्स और ये है आपकी लैरिंग्स। ठीक, इसे हम अभी इन डेप्थ भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि हमने आपको बताया है पहले कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये हमने ऑर्गन्स को डिस्कस करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो जिसमें हमारा नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आता है, और ये है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? फर्स्ट वन इज ट्रैकिया, 2 ब्रोंकाई, bronchioles, 2 lungs, and last one is muscle of breathing, the intercostal muscle and diaphragm. ठीक, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे अदर पार्ट में। हम इन जितने भी ऑर्गन्स हैं हम इनको अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, और जो हमारा फर्स्ट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में नोज आता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नोज एंड नेजल कैविटी। तो पहला पार्ट हमने आपको बताया नोज आता है, नोज और नेजल कैविटी। सो नोज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी नोज। ओके, तो नोज और नेजल कैविटी, इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। द नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नोज या फिर नेजल कैविटी हमारा पहला रूट होता है जहाँ से एयर एंटर करता है, एयर अंदर की तरफ जाती है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पैसेज बाय द सेप्टम। अच्छा, आप सब ने देखा होगा कि हम सब बचपन में इस तरह की एक नोज बनाते हैं। तो ये जो नोज है ये 2 कैविटीज़ में डिवाइड रहता है। जैसे ये थोड़ा लेटरल दिया हुआ है, इसमें एक कैविटी ये है और एक इसके अपोजिट साइड पे होगी। तो अगर हम इसको फ्रंट ऑफ से देखेंगे तो ये जो आपका नोज ब्रिज होती है, ये हम कलर इसका चेंज करते हैं, ये जो आपकी नोज ब्रिज है, ये नोज ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। ये देखिए लिखा हुआ है सेप्टम, और ये सेप्टम नोज को 2 इरेगुलर कैविटीज में डिवाइड करता है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, और ये राइट और लेफ्ट कैविटी में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर बोनी पार्ट ऑफ सेप्टम इज फॉर्म्ड बाई परपेंडिकुलर पैलेट ऑफ एथेमॉइड बोन एंड वोमर बोन।
सो एथेमॉइड बोन और वोमर बोन कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, ये हम अगली इमेज में डिस्कस करेंगे। इवन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एथेमॉइड बोन है ये आपकी। एथेमॉइड बोन के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो पार्ट है नीचे की तरफ, इसे हम बोलते हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉनके, और ये जो मिडिल पार्ट है इसे बोलते हैं मिडिल नेज़ल कॉनके, और ये जो ऊपर की तरफ पार्ट है इसे बोलते हैं सुपीरियर नेज़ल कॉनके। तो जो हमारी कैविटी होती है वो इन्हीं बोन से, एथेमॉइड बोन और वोमर बोन से मिलकर बनी हुई होती है। और फ्रंट से ये किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से। जैसे कि आप अपनी नोज़ देख सकते हैं, ये जो नोज़ का पार्ट होता है ये फ्लेक्सिबल पार्ट होता है इससे, और ये किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, तो नोज़ ब्रिज जो होती है वो हमारी हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। जो नेज़ल कैविटी होती है वो बेसिकली 2 बोन से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपको एथेमॉइड बोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वोमर बोन हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। तो ये हमारा एथेमॉइड बोन और वोमर बोन से बनी होती है। और इसको डिवाइड कौन करता है, सेप्टम। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि नोज़ को कैविटीज़ में कौन डिवाइड करता है, तो सेप्टम डिवाइड करता है। या फिर जो नेज़ल ब्रिज होती है, जो नोज़ ब्रिज होती है, वो किस से बनी होती है, तो वो किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, या फिर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप जीएनएम या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो आप चाहें तो ये नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है रूफ। रूफ, तो रूफ क्या है, रूफ का मतलब छत, या फिर ये जो ऊपर का पोर्शन दिया हुआ है नोज़ के, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, नोज़ की रूफ है। ये किससे बनी हुई होती है, ये बनी होती है क्रिब्रिफॉर्म पैलेट से ऑफ एथेमॉइड बोन। तो ये जो एथेमॉइड बोन है ये यहाँ पे, जैसे हमने आपको बताया था कि एथेमॉइड बोन के पार्ट्स होते हैं, ये रहा एक पार्ट, ये इन्फीरियर रहा, ये मिडल रहा, ये सुपीरियर पार्ट रहा है, ये तीनों एथेमॉइड बोन के ही पार्ट हैं। ठीक, तो ये इसकी जो ऊपर वाली पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ एथेमॉइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्फेनॉइडल ये जो पोर्शन है स्फेनॉइड बोन है, और यहाँ पे आपको दिखाया गया है वोमर बोन, यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया ये है आपका एलोफोमर, या फिर इसको हम लोग वोमर बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे पिंक कलर से डिस्कस किया गया है, फिर से आप देख लीजिए, ये जो पिंक कलर से है इसे हम क्या बोलते हैं, वोमर बोन बोलते हैं। ठीक, और ये आपका एथेमॉइड बोन है, हो गया ई फॉर एथेमॉइड बोन, वी फॉर वोमर बोन। ओके, और इसको जो ये रूफ है ये क्रिब्रिफॉर्म पैलेट ऑफ एथेमॉइड बोन से बना होता है। स्फेनॉइड बोन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज वेयर स्फेनॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन। कहाँ पे फ्रंटल बोन, ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका, फ्रंटल पोर्शन है। तो ये इन बोन से मिलकर इसका रूफ बना होता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, तो पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो किससे, फेरिंग्स से बनी होती है। किससे बनी होती है, फेरिंग्स से। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेज़ोफेरिंग्स। तो जो नोज का पोस्टीरियर पार्ट होता है वो नेज़ोफेरिंग्स से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है लेटरल वॉल्स। तो इसकी जो लेटरल वॉल होती हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो लेटरल वॉल किससे मिलकर बनी होती हैं, मैक्सिला से, मैक्सिला, एथेमॉइड एंड इंफीरियर कॉनकेव। ठीक है, इंफीरियर कॉनकेव। यहाँ पे मैक्सिला आप देखेंगे तो ये जो पिंक कलर की है ये है आपका मैक्सिला। तो जितना भी पिंक पोर्शन है ये क्या है, मैक्सिला। एथेमॉइड बोन, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एथेमॉइड बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो पूरी है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये जो तीनों ही हैं ये क्या है, एथेमॉइड बोन है।
एन इंटीरियर कॉनके, ठीक है। और किससे मिलकर बना होता है, इंटीरियर कॉनके से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटीरियर नहीं होगा, सॉरी इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर एफ होगा, इन्फीरियर कॉनके से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मीडियल वॉल। तो लेटरल हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया रूफ, जो कि ये पोर्शन होता है रूफ का, लेटरल पोर्शन ये वाला पोर्शन होता है, ठीक। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मिडल या फिर मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय सेप्टम। तो ये जो सेप्टम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि सेप्टम फ्रंट से जो होता है वो कार्टिलेज से बनता है, और बैक साइड पे किससे मिलकर बना होता है, हमारा स्फेनॉइड बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक, पोस्टीरियरली। तो सेप्टम क्या करता है, कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बस। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर की अगर हम बात करें तो फ्लोर, नोज़ का फ्लोर कैसे बनता है, यहाँ पे अगर आप नोज़ इस तरह से देखें, ये आपकी नोज़ है, ठीक है। तो नोज़ का फ्लोर कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा, जो हमारे माउथ का, ये हमारे माउथ का अपर पोर्शन होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है, माउथ का अपर पोर्शन हमारा फ्लोर बनाता है। तो फ्लोर क्या होता है, द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ द माउथ। माउथ का एक बार फील करके देखिए कि जो माउथ का रूफ होता है, जिसको हम टंग से टच भी करते हैं, जो हमारा जो हार्ड पैलेट होती है, अगर हम उसको टच करते हैं माउथ में, तो वो क्या होता है, हमारे माउथ का तो रूफ होता है, लेकिन वो नोज का क्या होता है, फ्लोर होती है, मतलब फ्लोर उसकी फर्श होती है, ठीक। हार्ड पैलेट से जो कि बना हुआ होता है, और पोस्टीरियरली ये कहाँ कैसा होता है, सॉफ्ट पैलेट से बना हुआ होता है। जैसे हम आपको भी दिखाते हैं इस इमेज में, आप देखिए, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो नोज़ का क्या है, ये फ्लोर है, और नोज़ के फ्लोर में एंटीरियरली ये आपके टीथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये नोज़ है। नोज़ का जो एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब बाहर एंटीरियर पार्ट होता है, वो बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब किससे, मैक्सिलरी बोन से बना हुआ होता है। और किससे बना हुआ होता है, मैक्सिला, यहाँ पे आप देखिए हार्ड पैलेट किससे बनी होती है, मैक्सिला से, और पैलेटाइन बोल से मिलकर बनी हुई होती है। और पीछे की तरफ ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मसल से, ठीक। तो जो मसल होती है हमारी, उससे मिलकर बना हुआ होता है, इनवॉलेंट्री मसल से। तो एंटीरियरली, या फिर हम बात करें तो एंटीरियरली तो ये बोन से बना हुआ होता है, लेकिन पोस्टीरियरली ये सॉफ्ट पैलेट जिसे हम बोलते हैं, वो मसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हमारा क्या होता है, फ्लोर ऑफ नोज। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में लाइनिंग कौन सी होती है, लाइनिंग का मीन्स जो नोज में हमारी कैविटी है उसमें कौन सी लाइनिंग होती है। कई बार ये क्वेश्चंस एराइज किया जाता है कि नेजल कैविटी जो है वो किससे मिलकर बनी है, या फिर उसमें जो लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सीलिएटेड कॉलमनर इपीथेलियम। विच वन, सीलिएटेड कॉलमनर इपीथेलियम। इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, जब कोई डस्ट बाहर से आती है इन्वायरमेंट में, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको ग्रैब कर लेता है, और ये इसको एंटर होने से प्रिवेंट करता है। मीन्स अगर इन्वायरमेंट यहाँ पे कोई छोटे छोटे से कोई डस्ट पार्टिकल है, तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारे नोज़ में भी एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, जो सीलिया है, इसको ये क्या कर लेती हैं, होल्ड कर लेती हैं, फिर ग्रैब कर लेती हैं। ग्रैब करने की वजह से ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जा पाते हैं, और ये हमारे प्रिवेंशन का प्रिवेंट करता है हमें डस्ट पार्टिकल को एंटर होने से, ठीक। साथ ही साथ ये बहुत सारी गॉबलेट सेल्स भी क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में बहुत सारी गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, और ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं, म्यूकस सेक्रीट करती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि म्यूकस कौन सेक्रीट करता है, गॉबलेट सेल म्यूकस सेक्रीट करती है, और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रिवेंशन का काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है साइनसेस। तो साइनसेस क्या होते हैं, साइनसेस हॉलो कैविटीज़ होते हैं। क्या होते हैं, कुछ साइनसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनस बोलते हैं। आर कैविटीज़ इन द बोन ऑफ फेस बोन
cranium containing air lined with mucous membrane। तो ये क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, हम इसे जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये है आपकी पैरानेजल साइनसेस। तो पैरानेजल साइनस में जैसे कि आपको ये दिख रहा है पैरानेजल साइनस, और ये दिख रहा है पैरानेजल साइनस, ये दिख रहा है, ठीक है। तो पैरानेजल साइनसेस क्या होती हैं, ये एयर फिल्ड कैविटी होती हैं, मतलब इसमें एयर फिल होती हैं। ये हमारे फेस में, क्रेनियम में पाई जाती हैं और ये हवा से भरी होती हैं, एयर होती है इसमें, ठीक। और इसमें एक लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। कौन कौन से साइनसेस होते हैं? नंबर 1 फ्रंटल साइनस, नंबर 2 स्फेनॉइड साइनस, नंबर 3 एथेमॉइड साइनस, और नंबर 4 मैक्सिलरी साइनस। कौन से? फ्रंटल साइनस, स्फेनॉइड साइनस, एथेमॉइड साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। यहाँ पे फ्रंटल बोन में जो आपको साइनस दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्रंटल साइनस, और जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एथेमॉइड साइनस, जो छोटे से दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं एथेमॉइड साइनस। एंड स्फेनॉइड साइनस पोस्टीरियरली होते हैं, इसलिए इसमें से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। ये है आपका स्फेनॉइड साइनस और ये है आपका मैक्सिलरी साइनस। तो यहाँ पे पहला नंबर 1 फ्रंटल साइनस हो गया आपका, नंबर 2 एथेमॉइड साइनस हो गया, नंबर 3 क्योंकि ये पोस्टीरियर होता है हमारा स्फेनॉइड साइनस हो गया, और नंबर 4 ये हमारा मैक्सिलरी साइनस हो गया। साइनसेस ऑल्सो हेल्प इन स्पीच एंड लाइटन द स्किल, ठीक है, क्योंकि ये एयर फील्ड होते हैं तो हमारे स्किल को लाइट करने में, हल्का महसूस करने में मदद करते हैं, और स्पीच में भी हेल्प करते हैं, रेजोनेंस का काम करते हैं। तो जब हम कोई भी वॉइस प्रोडक्शन हमारा होता है तो इसमें एयर, जो हमारी वॉइस होती है वो टकराती है और ये एक रेजोनेंस की तरह काम करता है, और हमारे फेस को ये लाइट करने में, हल्का बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द nasolacrimal duct extend from the lateral wall of the nose to the conjunctival sac of eye। तो जो नेजोलैक्राइमल डक्ट्स होती हैं, जिससे ये लैक्राइमल डक्ट्स किस में हेल्प करती हैं? टीयरिंग में हेल्प करती हैं। तो जब हम रोते हैं उस टाइम पे हमारे जो टीयर्स निकलते हैं वो नेजोलैक्राइमल डक्ट से ही होते हुए निकलते हैं, और ये हमारे लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में होते हैं, जो कि हमारे कंजक्टाइवा, आई की जो कंजक्टाइवा है वहाँ पे आके ओपन होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड नर्व सप्लाई। तो ब्लड एंड नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नोज़ जो होता है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। सो हाईली वेस्कुलराइज्ड मीन्स वहाँ पे ब्लड वेसल्स, बहुत सारी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी सी पतली पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिटिल्स एरिया। और लिटिल्स एरिया में ही ज़्यादातर इपिस्टैक्सिस होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। आपने देखा होगा किसी ने मार दिया फेस पे तो नोज़ से ब्लीड होने लगता है, मूवीज़ में देखा होगा आपने, सीरियल्स में देखा होगा। तो यहाँ से जो नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है ये कहाँ से होती है? लिटिल्स एरिया से होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ईजिली रप्चर हो जाती हैं। और ये क्या करती हैं? हेल्प क्यों ऐसा होता है कि ये जो स्मॉल कैपिलरीज टाइप की होती हैं, बहुत ही टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। मीन्स जब हम कोल्ड में, जब बहुत ज़्यादा विंटर्स में जब हम इन ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं वो काफ़ी ठंडी होती है, तो उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करती है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब होता है उसमें ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, ठीक। तो ये नम बनाती है, जो ड्राई एयर होती है उसको थोड़ा सा वेपराइज करती है, उसको नम बनाने में काम करती है। और जो हमारी ठंडी एयर होती है उसको वार्म भी करती है। बेसिकली ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को ही मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होती है? तो ब्लड वेसल्स की पहले हम बात करेंगे। ब्लड वेसल्स में इंटरनल कैरोटिड ब्रांचेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारी एंटीरियर एथेमॉइडल आर्टरी,
पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो आर्टरीज निकल रही हैं, कौन कौन सी? एंटीरियर एथेमोइडल और पोस्टीरियर एथेमोइडल आर्टरी। द एथेमोइडल आर्टरीज आर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ये जो एथेमोइडल, हमने आपको एथेमोइड बोन बताई है, वहीं से होती हुई आर्टरीज भी निकलती हैं। और ये जो एथेमोइडल आर्टरीज होती हैं, ये किसकी ब्रांच होती हैं? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच होती हैं। दे डिसेंड इनटू द नेजल कैविटी थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म पैलेट। और ये डिसेंड कहाँ होती है? नीचे की तरफ जाती हैं। क्रिब्रिफॉर्म पैलेट हमने आपको बताया था कि जो ये रूफ बनाती है, ये जो रूफ है, इस क्रिब्रिफॉर्म पैलेट बहुत सारी बोन से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो जब नीचे आती है, डिसेंडिंग होते हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये क्रिब्रिफॉर्म पैलेट से होते हुए चली जाती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच। तो पहली जो ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड ब्रांच और दूसरी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड ब्रांच। इसमें कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं? स्फेनोपैलेटाइन आर्टरीज होती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी और लेटरल नेजल आर्टरी। इसमें 4 टाइप की आर्टरी होती हैं। नेक्स्ट है वीनस रिटर्न। द वेन्स ऑफ द नोज टेंड्स टू फॉलो द आर्टरीज। तो जिस तरह से हमारी आर्टरीज होती हैं, जिस तरह से हमारी आर्टरीज होती हैं, उसी वे में हमारी वेन्स भी होती हैं। ठीक है, उन्हीं को फॉलो करते हुए वेन्स भी होती हैं। तो ये क्या करती हैं? जितनी भी वेन्स होती हैं वो जितना भी ब्लड है उसको ड्रेन करती हैं टायरिगॉइड प्लेक्सस में, फेशियल वेन में और कैवर्नस साइनस में। तो ठीक है, जिसको फेशियल वेन या फिर कैवर्नस साइनस बोलते हैं। तो इसमें ये क्या करती हैं? ड्रेन करके वापस ले आती हैं। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी ऑफ द नोज टू स्मेल कैरीड आउट बाय द ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जब बहुत अच्छा अच्छा सा खाना आप देखते हैं तो एक स्मेल आती है, परफ्यूम की स्मेल आती है। वो स्मेल कैसे आती है? वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से वो स्मेल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, तो इस ऑल्फैक्टरी नर्व हमें मैसेज पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक के, जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो स्मेल करने में हेल्प करती है। The olfactory bulb part of the brain lies on the superior surface of the cribriform palate above the nasal cavity. तो ये जो हमारी olfactory bulb है, ये this one, तो olfactory bulb जो है वो cribriform palate, जो कि roof of the nose होती है, उस nose पे लाई करती हैं ये जो बल्ब हैं। ठीक है, और इनसे ही जो ब्रांचेस निकलती हैं वो क्या करती हैं? जब कोई सेंसेशन या फिर जब कोई अच्छा सा खाना यहाँ पे बना हुआ होता है तो इसकी जो स्मेल होती है वो हमारे नोज़ में एंटर करती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द नोज़। नोज़ के क्या क्या फंक्शन है? जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, वीडियो के ड्यूरेशन में हमने बताया कि पहला जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग। तो जो भी वेस्कुलरिटी है हमारे नोज़ में, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करती हैं? एयर को वार्म करती हैं और ह्यूमिडिफाई करती हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग एंड क्लींजिंग। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम होती है। तो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम है, इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करते हैं? ट्रैपिंग करते हैं डस्ट की। मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको ये पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ स्मेल। ये बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू आपको आती है, स्मेल आती है, वो किसके थ्रू होता है? ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू होता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? हमारे नोज़ में। तो नोज़ का ये भी फंक्शन है कि स्मेल कराने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ स्मॉल से बेसिक क्वेश्चंस रखे हुए हैं। एक बार हम इसे देख लेते हैं, आप लोग ट्राई करो इनके आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा सिस्टम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में इन्वॉल्व होता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? आई नो कि ये आंसर सबको पता होगा। कौन सा है?
रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द साइनसेस बिलोंग टू द पैरानेजल साइनसेस एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट ढूंढना है हमें, जो इसमें से नहीं है वो हमें ढूंढना है। कौन कौन से साइनसेस होते हैं, हमने आपको बताया कि 4 तरह के साइनस होते हैं। कौन सा? फ्रंटल साइनस होता है, और कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस होता है, ये ए नंबर पे मैक्सिलरी साइनस। एथेमॉइड साइनस भी होते हैं, स्फेनॉइड साइनस भी होते हैं, और एक कौन सा होता है? फ्रंटल साइनस होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। और मेस्टॉइड क्या है? बोन है। तो हमारा रॉन्ग आंसर होगा मस्टॉइड। ठीक, तो मस्टॉइड इज अ बोन, ये कोई साइनस कैविटी नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज ऑल्सो नोन एज। जैसे हमने आपको बताया था कि नोज में जो लिटिल्स एरिया होता है, जिसमें हाईली वस्कुलराइज ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें बहुत सारी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं लिटिल्स एरिया में, ठीक, तो जिसकी वजह से रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, इस टर्म को क्या कहते हैं? हेमेप्टाइसिस, बी हेमेटेमेसिस, सी इपिस्टैक्सिस, और डी एनोरेक्सिया। राइट आंसर है आपका इपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन गिवन इन इपिस्टैक्सिस। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है नोज से, तो हम उसे कौन सी पोजीशन देते हैं? ए है पिंच द नोज लीन फॉरवर्ड, बी है पिंच द नोज लीन बैकवर्ड, ये जो बैकवर्ड है वो इसका पार्ट है, यहाँ बी का पोर्शन है। सी है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, और डी है डोंट पिंच द नोज हेड अपवर्ड। ओके, ऑप्शन ए बता रहा है कि हमें नोज को पिंच करना है और फॉरवर्ड लीन करना है, मतलब हमें आगे की तरफ झुकना है। ऑप्शन बी है कि हमें नोज को पिंच करना है, मतलब नोज को दबाना है, और बैकवर्ड होना है, पीछे की तरफ होना है। ऑप्शन सी है हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है, ठीक, अपने सर को टिल्ट करना है, पीछे की तरफ टिल्ट करना है, और चिन को लिफ्ट करना है, ठीक। और फोर्थ है डोंट पिंच द नोज हेड अपवर्ड रखना है, कि हमें नोज को पिंच नहीं करना है और हेड को ऊपर की तरफ रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर है ए, पिंच द नोज लीन फॉरवर्ड। ठीक, नोज को हमें पिंच करना है फ्रंट से, लिटिल्स एरिया जो होता है वहाँ से हमें नोज को पिंच करना है ताकि ब्लीडिंग ना हो, और हमें फॉरवर्ड रखना है ताकि जो ब्लीडिंग है वो पोस्टीरियरली ट्रैक में ना जाए, क्योंकि इससे एस्पिरेशन भी हो सकता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्लीडिंग ना पहुँचे, इसके लिए हम लोग नोज को पिंच करते हैं फ्रंट से और लीन फॉरवर्ड रखते हैं ताकि जो भी ब्लड है वो बाहर की तरफ निकल जाए। नेक्स्ट है विच लाइनिंग इज फाउंड इन द नेजल कैविटी। ओके फ्रेंड्स, कौन सी लाइनिंग नेजल कैविटी में पाई जाती है? ए सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, बी सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, सी सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, डी नन ऑफ अबव। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? एंड योर राइट आंसर इज बी, सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की क्या लेंथ होती है? सॉरी क्लास, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कल नेक्स्ट पार्ट में फेरिंग्स डिस्कस करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट ऑफ फेरिंग्स, दिस वन ऑल्सो, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।